फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम ई अकेडमी। आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरिम बजट 2019 और 20 के बारे में। हमारे मतलब की जितनी चीजें हैं उन्हीं को हम पढ़ा रहे हैं, सारे बजट से हमें कोई मतलब नहीं है। और पहली बात यह है कि वैसे भी ये इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट जो होता है इसको वोट ऑन अकाउंट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बजट है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 4 महीने के लिए आएगा। क्योंकि हमें पता है नए जो है सरकार बनेगी इलेक्शन के बाद, ठीक है, और फिर से वो जुलाई में अपना नया बजट देगी और इसकी कुछ चीजें चाहेंगी तो वो कंटिन्यू करेगी। ओवरऑल जो है अगर सरकार को, ठीक है, अप्रैल तक का अगर कुछ खर्चा निकालना होता है एडवांस में, तो वो वोट एंड अकाउंट के तहत जो है पैसे का क्या करती है, इस्तेमाल करती है और पार्लियामेंट की क्या करती है, मंजूरी लेती है वोट एंड अकाउंट में। वोट ऑन अकाउंट को आप लक्ष्मीकांत में पढ़ भी लेना। इसी तरीके से ये इस साल का इंटरिम बजट है। जिस तरीके से इस बजट जो है इस पर ज्यादातर फोकस किस पे किया गया है, किसान पे किया गया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे किया गया है। और जो इनकम टैक्स का जो स्लैब जो था उससे तो छिड़कानी नहीं करी इन्होंने, लेकिन क्या कर दिया है कि 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये 3-4 चीजों पे जो है ज्यादा इन्होंने फोकस किया है। इलेक्शन ईयर है, ये भी एक इसका रीजन हो सकता है। सबसे पहले हम फार्मर से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट स्कीम पढ़ने जा रहे हैं जो रिसेंटली अनाउंस हुई है। उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान समाधान निधि। इसे पीएम किसान भी बोलते हैं। तो हमारे मतलब की पहली स्कीम जो है वो है पीएम किसान स्कीम, प्रधानमंत्री किसान समाधान निधि। ये जो स्कीम है, जो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का, ठीक है, कल्टीवेबल लैंड है, उनके पे ये अप्लाई होगी। किसान को 6,000 रुपए जो है साल का मिलेगा और ये 6,000 रुपए जो मिलेगा 3 किस्तों में मिलेगा उन्हें, ठीक है। 3 किस्तों में जो है फार्मर को 6,000 रुपए पर ईयर मिलेगा। ये इसमें क्या है, 75,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है इस स्कीम के लिए। और ये माना जा रहा है कि 12.56 करोड़ के आसपास फार्मर हैं इस स्कीम से बेनिफिट होंगे। हमें जैसे ही पता है कि किसान की आय जो है 2022 तक दुगनी करनी है, तो ये जो सरकार है पिछले बजट में इन्होंने नया प्रावधान क्या लगाना था कि एमएसपी का 1.5 या लागत का 50% ज्यादा जो है मिले। हालांकि बहुत सारे केसों में ऐसा देखा गया कि टमाटर जो है 50 पैसे, प्याज 50 पैसे ऐसे फीकी पड़ी थी रोडों पे, उनको उनके एमएसपी का नहीं मिला। फिर उसके बाद भी जो है ये दूसरी स्कीम लगा दी गई है जिससे को उनको एक निश्चित आय जो है 6,000 रुपए मिले। अब 6,000 रुपए में क्या उनकी इनपुट कॉस्ट आएगी, मतलब एग्रीकल्चर की जो वास्तविक इनपुट कॉस्ट है, फर्टिलाइजर की कॉस्ट है, वो इसके सामने 6,000 रुपए जो है कुछ भी नहीं है। हालांकि जो है गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस करी है तो हमें पढ़ना पड़ेगा इस स्कीम को। इस स्कीम से रिलेटेड जो है 2 स्कीम जो है विभिन्न 2 स्टेट में अलग से बहुत पहले से चलाई जा रही थी इस तरह की स्कीम। और वहां पे उन स्कीम में ये 6,000 रुपए जो उन्होंने दे रखे हैं साल के, इससे जो है ज्यादा अमाउंट था। वो उन स्कीम को भी साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तेलंगाना की स्कीम जिसका नाम है रायतू बंधु स्कीम, ठीक है, RYTHU बंधु स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो है 10,000 रुपए पर एकड़ मिलते हैं पर ईयर। तो यहाँ के लिए कितने मिलते हैं, 6,000 रुपए, यहाँ मिल रहे हैं 10,000 रुपए। एक और स्कीम है जिसका नाम है KALIA, कालिया स्कीम। ये स्कीम जो है उड़ीसा गवर्नमेंट की है और इस स्कीम के अंदर जो है 25,000 रुपए मिलते हैं ओवर 5 एग्रीकल्चर सीजन, ठीक है। तो ये जो है मोटे मोटे 5 एग्रीकल्चर सीजन 1 से 1.5 साल में कवर हो जाते हैं। और फिर भी अगर अनुपात लगाओ तो 6,000 रुपए से कहीं ज्यादा जो है 25,000 जो है रुपए मिल रहे हैं। तो ऑलरेडी जो है ये 2 स्टेट किसानों के लिए ऑलरेडी ऐसा कर रहे थे, ऐसा ही अब केंद्र सरकार ने किया है। और मेरी पर्सनल ये थी कि ये जो अगर ऐसी स्कीम आए तो 6,000 की जगह इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए था। फिलहाल हम दूसरी स्कीम के पास जाते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक नई स्कीम आई जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन लिख लेते हैं, बहुत बड़ी स्कीम है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन। अब ये योजना जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, किसके लिए सेक्टर के लिए है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और स्पेशली जो यूथ लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको लेकर ये फोकस की गई है। ये स्कीम जो है उन लोगों के लिए मान्य होगी जिनकी जो है इनकम 15,000 रुपए पर मंथ तक है। ये इसकी सीलिंग लिमिट है। इस स्कीम में क्या है, आपको जो आज इन्वेस्टमेंट करेगा उसे 60 साल का जब हो जाएगा तो 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसको क्या मिलेगी, एक तरीके से पेंशन टाइप की मिलेगी। ये स्कीम जो है 60 साल के बाद जो है, अभी तो इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, 55 रुपए से 100 रुपए महीना तक, 55 रुपए से 100 रुपए पर मंथ जो है आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, और 60 साल के बाद 3,000 रुपए पर मंथ आप ले सकते हो। अगर आप 18 साल की एज में इसको अडॉप्ट करते हो इस स्कीम को, तो आपको 100 रुपए पर मंथ जो है जमा करना पड़ेगा, 100 रुपए पर मंथ। और अगर आप 29 साल के हो तो आपको कितना जमा करना पड़ेगा, 55 रुपए पर मंथ जो है जमा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको 3,000 रुपए मिलेंगे जब आप 60 साल के हो जाओगे। अब जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आज की इन्फ्लेशन से इसका गुणा उड़ा करके देख लेना कि उस समय जब होगे 60 साल के तो 3,000 रुपए आज के जो है 150-200 रुपए के बराबर ही होंगे। तो ये स्कीम भी, अच्छा ये स्कीम क्यों चलाई, जब हमारे पास पहले से क्या थी, अटल पेंशन योजना थी, अटल पेंशन योजना। और अटल पेंशन योजना भी क्या थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत अच्छा कवर करती थी। वहां पे तो 5,000 रुपए पर मंथ तक मिलता था। आप जैसा भी इन्वेस्टमेंट करोगे 240, 480 रुपए जिस उम्र के हिसाब से, और कब आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, 60 साल के बाद उसमें भी पैसा मिलता था, लेकिन अलग अलग उम्र की एंट्री के साथ अलग अलग इंस्टॉलमेंट थी। यहाँ पे क्या है, आप मंथली जितना जमा करोगे उतनी ही इक्वल अमाउंट क्या करेगी, गवर्नमेंट भी जमा करेगी। और ऐसा जो था इस स्कीम में भी था, लेकिन इक्वल अमाउंट जो है उस पर एक सीलिंग लगा दी थी। तो मेरा कहने का मतलब है अटल पेंशन योजना को ही खुद और सुधार कर सकते थे। इसी तरह की दूसरी स्कीम लाना, मतलब इसका पर्पज जो है थोड़ा डिग्रेड करना कहा जा सकता है। मैं बजट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिकल एनालिसिस करना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गई आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से स्कीम। अब इन दोनों को मिटाते हैं और फिर हर स्कीम के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा अपने क्रिटिकल पॉइंट रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम अपने इंटरव्यू में, हम अपनी आंसर राइटिंग में कैसे यूज करेंगे हमें उससे मतलब है, हमें किसी सरकार से कोई जो है मतलब नहीं है। बजट में जो हुआ सही तो सही, गलत तो गलत। अगली जो है बजट में बात आई है कि 750 करोड़, 750 करोड़ जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन को दिए गए हैं। 750 करोड़ किसको दिए गए हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन को। अब इस चीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन को। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसके लिए होता है, जो हमारी इंडिजीनस ब्रीड है, ठीक है, उनको कंजर्व करने के लिए, उनकी नस्ल को सुधारने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है किसान की आय दुगनी करने का भी एक बहुत बड़ा क्या है, इंटीग्रेटेड जो है एग्रीकल्चर के रूप में काम करता है, बहुत बड़ा पिलर है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज से जो है एग्रीकल्चर जो फील्ड है उनकी प्रोडक्टिविटी भी गिरती जा रही है, अनइवन जो है रेनफॉल आ रही है, तो हम कह नहीं सकते कितना प्रोडक्शन आएगा और कैसे क्या वो अपनी आय को दुगनी करेंगे। लेकिन हम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के द्वारा, अर्थात अगर एक किसान है तो एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर एक पशुपालन भी करे, फिशरीज भी करे, हनी का भी उत्पादन करे, ठीक है, और अगर साउथ में है तो लैक का भी, मतलब लाख का, रेशम का भी जो है, रेशम का जो है उसका भी उत्पादन करे। तो ये सारी चीजें जो है कहलाती हैं इंटीग्रेटेड जो है एग्रीकल्चर। और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर वही करें कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन में क्या है, नस्ल अगर सुधरेगी हमारे किसकी, इंडिजिनस ब्रीड की, तो ज्यादा दूध उत्पादन होगा, ज्यादा दूध उत्पादन होगा तो क्या होगा, ज्यादा जो है किसान को फायदा होगा। इसीलिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की भी घोषणा करी गई है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ठीक है, और ये आयोग जो है जितनी भी हमारी जो है बोवाइन, मतलब जो दूध देने वाले जो गाय हैं, काउज हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और उनके
मिलके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ठीक है, इस स्कीम के अंदर, कौन सी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर क्या है, गोकुल ग्राम की भी व्यवस्था की गई है। गोकुल ग्राम, गोकुल ग्राम का मतलब क्या है कि जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है, ठीक है, उनका केयर सेंटर बनाया जाएगा। तो गोकुल ग्राम जो है कैसे काम करेगा, आपका केयर सेंटर की तरह काम करेगा, और जो इंडिजिनस ब्रीड है उनकी क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी सुधारने में काम किया करेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर 2 तरह के अवार्ड भी दिए जाते हैं, उन अवार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। एक अवार्ड है गोपाल रतन और एक दूसरा अवार्ड है कामधेनु। तो इसको भी आप आंसर राइटिंग में लिख लेना, गोपाल रतन और कामधेनु। ये दोनों अवार्ड जो है, प्राइज है, किसको दिए जाते हैं, जो लोग अच्छे जो है ब्रीडर साबित होते हैं इन इंडिजिनस काउ के मामले में। तो इन दोनों अवार्ड भी क्या करते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन को और प्रमोट करते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को अलग से नोट्स बनाना, ठीक है, और इसे एग्रीकल्चर के पेपर 3 में फटाफट ऐड कर देना है। अगला एक नए एम्स की घोषणा हुई है, वो हरियाणा में होगा, रेवाड़ी के अंदर आएगा। उस गांव का नाम है मनेठी, MENETHI। तो नए एम्स है, इसका भी नाम याद रख लेना। अब आते हैं अपने फिस्कल डेफिसिट पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, फिस्कल डेफिसिट जो था 2019-20, ठीक है ना, ये जो है 3.4% रहेगा, जबकि इसका टारगेट जो था 3.1% था। वो हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? सरकार कह रही है कि जो हम नई नई जो स्कीम ला रहे हैं, जो किसान की आय वाली स्कीम, जिसमें 6,000 रुपए पर ईयर किसान को मिलेंगे, तो उससे क्या हुआ, थोड़ा हमारा क्या है, खर्चा बढ़ गया है। तो हम जो है, हमारा टारगेट जो है 2019-20 का 3.1% है, इसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और ये अब क्या रहेगा, रियल में 3.4% के आसपास। और 2018-19 का भी कितना रहेगा, 3.4%। तो हम देखेंगे फिस्कल डेफिसिट जो है 2 ईयर में, 2018-19 में और 2019-20 में। पहले मैं लिख देता हूं टारगेट, मतलब जो टारगेट हम पहले करते हैं, और रियल में जो रहेगा वो नंबर क्या आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर, 2018-19, ठीक है, और 2019-20। 2019-20 का जो टारगेट था हमारा 3.1% का था, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये 3.4% तक जाएगा। 2018-19 का हमारा जो टारगेट था वो था 3.3%, और कह रहे हैं कि ये भी कितना जाएगा, 3.4% जाएगा, क्योंकि कुछ स्कीम के आने से क्या है, हमारा खर्चा अब बढ़ जाएगा। अब इसको छोड़ दो। अब अगला चीज, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अब रखा गया है 90,000 करोड़ का। जो पहले 80,000 करोड़ था, अब वो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो हो गया है, वो हो गया है 90,000 करोड़। इसको भी याद रखना, मैं पेपर 3 में ऐड करवा दूंगा आंसर राइटिंग में। MSME सेक्टर में 2% जो है इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा अगर 1 करोड़ तक का लोन है, और ये बहुत बड़ा जो है पॉइंट है जो MSME सेक्टर को बूस्ट करेगा। MSME में अगर आप 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो तो 2% का क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा इसमें। और दूसरी चीज इन्होंने ये करी कि जब मैंने आपको प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पढ़ाई थी तो बताया था कि GEM एक पोर्टल है। GEM क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट। इस प्लेस पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर हैं उनसे क्या करती हैं, प्रोक्यूर करती हैं। क्या, जो भी उनको, जैसे मिनिस्ट्री को कुछ चाहिए, PSU को कुछ चाहिए, तो वो सब क्या करेंगे, GEM पे जाएंगे और जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं उनसे प्रोक्यूरमेंट करेंगे। अब वो लिमिट जो है 25% जो है प्रोक्योरमेंट मैंडेटरी कर दिया गया कि आप MSME से ही लोगे, और वो पोर्टल क्या है, GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसको भी आप याद रखना। अब इसको मिटाएं फटाफट। अगला हमारा पॉइंट है कि एक नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी घोषणा करी गई है। तो इसको भी समझ लेते हैं ये कैसे काम करेगा। नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इस प्रोग्राम को लिंक कर दिया गया है NMICPS से। अब इसको समझते हैं क्या।
तो लिंक की जगह मैं प्लस कर देता हूं। किसको, इस प्रोग्राम को किससे किया गया है, NMIPCS से जो है लिंक कर दिया है। IC उल्टा बोल दिया, ICPS, ठीक है, ये होता है। अब NMICPS क्या है, ये है आपका नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिक्स सिस्टम, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, इसको याद रखो, साइबर फिजिक्स सिस्टम। तो नेशनल साइबर फिजिक्स जो है, साइबर फिजिक्स सिस्टम, इसको लास्ट के वर्ड को याद रखना। आगे क्या है, नेशनल मिशन और इंटर डिसिप्लिनरी। नेशनल याद करने का तरीका, छोटे छोटे भागों में बांटो उसको। नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी, ठीक है, साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है, फिजिकल सिस्टम, PHYSICL, फिजिक्स नहीं है, फिजिकल सिस्टम होता है, ठीक है। अब क्या है, ये प्रोग्राम बहुत पहले से था जो साइबर फिजिक्स पे काम करता है, और ये माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ नई चीज नहीं है, वो क्या है, साइबर फिजिक्स ही है एक तरीके से। और साइबर फिजिक्स पे जो है अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। इसके अंदर क्या है, 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाए जाते हैं, 6 एप्लीकेशन हब बनाए जाते हैं, और 4 टेक्नोलॉजिकल ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क जो है बनाए जा रहे हैं। किस स्कीम के अंदर, इस स्कीम के अंदर। और जब ऑलरेडी ये इतना काम कर रही है तो इसी को क्या कर दिया, लिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही कर दिया। तो मेनली जो NMICPS स्कीम है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस स्कीम के अंदर क्या मिलते हैं, 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनेंगे, 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनेंगे, ठीक है ना। इसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि कोई अगर और रिफाइंड अपने आंसर करना चाहे तो इन पॉइंट को लिख सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, अगर कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। इसके अंदर 6 एप्लीकेशन हब बनाए जा रहे हैं, और 4 क्या बनाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क, टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क, ठीक है। अब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब इस स्कीम को ऑलरेडी हो रहा है और ये स्कीम पहले से ही काम कर रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसी में जोड़ दो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, साइबर फिजिक्स का ही पार्ट होता है। इस प्रोग्राम के तहत पूरा जो है ये आका गया है कि 40,000 जो है जॉब मिलेगी शॉर्ट टर्म में, और 2 लाख जॉब मिलेगी लॉन्ग टर्म में। तो 40,000 जॉब क्रिएशन होगा शॉर्ट टर्म में, और आपका 2 लाख जॉब क्रिएट होंगी लॉन्ग रन में। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमें भी अपने स्किल का क्या करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, सब कुछ काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने लग जाएगा तो रोजगार क्या होने लग जाएंगे, कम हो सकते हैं, ऐसा लोग कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। तो ये जो है प्रोग्राम भी लोगों के अंदर क्या करेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेगा, कि जिससे कि जो हमारा स्किल का लेवल अभी थोड़ा कम है, ठीक है, साइबर के क्षेत्र में, ये थोड़ा और क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये इस प्रोग्राम का भी एक अभिन्न अंग होगा। अब हम काम कर रहे हैं विजन 2030 पे, और 10 डायमेंशन सरकार ने इसको बताई है। इस 10 की 10 डायमेंशन को समझते हैं हम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विजन 2030 और 10 डायमेंशन इसकी क्या हो सकती हैं। सरकार के अनुसार पहली डायमेंशन ये होनी चाहिए कि हमारा जो एक एम है कि अगले 8 साल में भारत क्या बने, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। तो हमें अपना फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो पहली डायमेंशन है हमारा फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि हमें $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है भारत को नेक्स्ट 8 साल में। ब्रैकेट में लिख देना, याद रहेगा। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एजुकेशन और हेल्थ आते हैं ये भी बहुत ज्यादा क्या हो, मजबूत हो। दूसरा जो है डायमेंशन इसमें दिया गया था कि डिजिटल इंडिया को क्रिएट करना है। तो दूसरा डायमेंशन है इनका क्रिएट
डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया हमने पढ़ ही रखा है तो हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तीसरा इनका जो है डायमेंशन ये है कि पॉपुलेशन फ्री इंडिया बनाओ। क्या बनाओ? पॉपुलेशन प्रदूषण रहित फ्री इंडिया। और ये कैसे बनेगा? जब आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाओगे हमारे देश में और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करोगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड हमारी एक स्कीम है जिसको बोलते हैं क्या? फेम इंडिया। करंट अफेयर में ऑलरेडी पढ़ा रखी है। और ये फेम इंडिया क्या कहती है कि 2030 के बाद जो है सारे वाहन क्या हो? इलेक्ट्रिफाइड हो। और अगर सरकार जो है विजन 2030 के 10 डायमेंशन में एक डायमेंशन को इलेक्ट्रिकल व्हीकल मानती है, तो हमारा पॉइंट यह है कि सरकार को जो लिथियम आयन सेल की बैटरी होती है, साइड में लिख लो बड़ा बड़ा, लिथियम आयन सेल जो ये होती है, ये हमें भारत को लगभग क्या करना पड़ता है? टोटली इंपोर्ट करना पड़ता है। और भारत सरकार ने इसके इंपोर्ट में क्या कर रखा है? 5% ड्यूटी लगा रखी है। एक और तो आप क्या कर रहे हो? फेम इंडिया को चाहते हो कि जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल बन जाए, तो उनको एक बैटरी का जो चार्जर सिस्टम देना पड़ेगा, जिस बैटरी में लिथियम आयन सेल्स होंगे, और उसके इंपोर्ट पे आपने 5% ड्यूटी लगा रखी है। तो क्या बुरा होता है आप इसी इंटरिम बजट में 5% ड्यूटी को क्या कर सकते थे? जीरो कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। हो गई क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंट की। अब आ जाओ सीधे चौथे पॉइंट पे, चौथे डायमेंशन पे। चौथी डायमेंशन इनकी है कि रूरल एरिया में क्या करना? इंडस्ट्रियलाइजेशन करना मॉडर्न टेक्निक से। तो चौथा पॉइंट हो गया हमारा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, @ लिख लो सामने, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जिससे कि थोड़ा माइग्रेशन रुके और रोजगार के अवसर जो है गांव के अंदर ही जो है प्रोवाइड करवा सकें। कौन कितने पॉइंट हो गए? 4। पांचवा इनकी डायमेंशन थी क्लीन रिवर, गंगा मिशन याद आ रहा है ना, नमामि गंगे। तो क्लीन जो है हमारी क्या होनी चाहिए? रिवर सिस्टम पूरी क्लीन होनी चाहिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए पूरे भारत को, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और इस डायमेंशन को आप कहीं पे भी ले सकते हो। छठी डायमेंशन क्या मानी गई है विजन 2030 की? कि हमें ब्लू इकोनॉमी पे काम करना है। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? जो ओशन से रिलेटेड होती है। और भारत में जो कोस्टल एरिया है वहां पे क्या करना है? कोस्टल एरिया का डेवलपमेंट करना है और वर्कआउट करना है। क्योंकि हमारे में लगभग क्या है 9 स्टेट हैं जिसकी कोस्टल बाउंड्री है। और कोस्टल बाउंड्री को और मजबूत कराने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? जो बहुत पहले से सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसको उसी के तहत से जो है ब्लू इकोनॉमी का जो है कॉन्सेप्ट आया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो है इनका जो है डायमेंशन वो ये है कि आउटर स्काई में भी हमें काम करना है। तो अगला डायमेंशन लिखो, आउटर स्काई। आउटर स्काई का मतलब क्या है? कौन से मिशन की बात हो रही है? मिशन गगनयान की। और गगनयान मिशन क्या है कि हमें 2 लोगों को क्या करना है? अंतरिक्ष में भेजना है। फिर इसके बाद जो है सेल्फ सफिशिएंसी एंड फूड। अगला डायमेंशन है आपका सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। इवन हम क्या करें? इसको एक्सपोर्ट भी करें दूसरी कंट्रीज में, हम इतना ज्यादा उगाएं। और किस वे में उगाएं? हम ऑर्गेनिक वे में जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करें, पेस्टिसाइड फ्री एकदम ऑर्गेनिक वे में ज्यादा करें। फिर कितने डायमेंशन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 9वां डायमेंशन जो है हेल्थ से है कि भारत में हेल्थ सिस्टम को इतना मजबूत कर देना कि ये क्या हो जाए? डिस्ट्रेस फ्री हो जाए और कंप्रीहेंसिव वे में वेलनेस सिस्टम फॉर ऑल निकल के आए। जब हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पढ़ रहे थे, जब हम जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015 की पढ़ी, फिर हमने 18 की पढ़ी, तब मैंने वहां पे बताया था कि अब भारत जो है किस पे काम कर रहा है? वेलनेस पे काम कर रहा है, ठीक है। डिजीज का आइडेंटिफिकेशन स्वस्थ रहने से नहीं होता है, ठीक है। आपको फिजिकल और मेंटल जो है ये आपकी जो है फिटनेस ये भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो उसी दिशा में अगला कदम है कि इंडिया को क्या करना है? डिस्ट्रेस फ्री हेल्थ और क्या होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव वेलनेस पे ध्यान देना है। ये हमारा क्या है? 9वां जो है डायमेंशन है।
और 10वां डायमेंशन जो है आपका, ये 9वां डायमेंशन था, ये 10वां डायमेंशन क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये जो है 10 डायमेंशन है, भारत को 2030 विजन दे दिया गया है, और ये डायमेंशन हमने पूरी कर ली तो भारत जो है, जो आज हम करते हैं पॉवर्टी की बात, हेल्थ में अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा नहीं है, एजुकेशन में अच्छा नहीं है, मतलब क्या है, स्वच्छ जगह नहीं मिलती, क्लीन इंडिया नहीं मिल रहा है, ठीक है, डिस्पोजल वेस्ट जो है इन सबका ट्रीटमेंट हम अच्छी तरह नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पास्ट की हो जाएंगी। मतलब कि भारत में ऐसा हुआ करता था और 2030 के बाद ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, गरीबी हम बोलेंगे हुआ करती थी अब नहीं है। तो इस तरीके का ये विजन है, विजन 2030, जिसको हर बच्चा याद रखेगा। इसके बाद सर आप करते हैं, फटाफट इस बजट को खत्म करते हैं। अब हम इंडियन रेलवे की बात कर लें। किनकी बात कर रहे हैं हम, इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे में इसमें इस बार अच्छा खासा इनको बजट दिया गया है, अराउंड जो है 1,58,658 का है ये। ठीक है, 1,58,658 करोड़ का इन्हें प्रावधान दिया गया इस बार। और इस बार ये बोला गया है कि जो इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो है वो 95% हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो रहा है इसमें। ऑपरेटिंग रेशियो जो है हमारा 95% आ जाएगा, जबकि पिछली साल जो ये था 96.2% के आसपास था। कितना था, 96.2% के आसपास था, और अब ये 95% हो जाएगा। अब आप बोलोगे तो नंबर परसेंट में कम हो रहे हैं, आप कह रहे हो कि अच्छी बात है, ये अच्छी बात बिल्कुल है, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि इंडियन रेलवे को, अब ये 95% का मतलब है कि इंडियन रेलवे को 95 पैसा जो है खर्च करना पड़ता है 100 पैसा कमाने के लिए। ठीक है, और यानी पुरानी वाली कंडीशन में क्या था कि इंडियन रेलवे को 96 पैसा खर्च करना पड़ रहा था 100 पैसा कमाने के लिए। तो जनरल लैंग्वेज में बोलूं कि 96 पैसे खर्च करने पड़ रहे थे 1 रुपया कमाने के लिए, और अब 95 पैसे खर्च करने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। तो ये ज्यादा अच्छा होगा ना। तो ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा उतनी ही हमारे फेवर में जाएगी, उतना ही किसको, इंडियन रेलवे को फायदा होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियन रेलवे जो है अपना ऑपरेटिंग रेशियो इंप्रूवमेंट करके 95% तक लाने की चेष्टा कर रही है इस साल में। किस साल में, 2019 और 2020 में। इसके बाद जो है कि जितनी भी क्रॉसिंग है ब्रॉड गेज पे, मतलब बड़ी लाइन पे जो भी क्रॉसिंग है जो अनमेन्ड होती थी, उन सबको क्या कर दिया गया, अब कवर कर दिया गया है। मतलब वहां पे प्रॉपर जो है क्रॉसिंग लग चुकी है, अनमेन्ड जैसा कुछ रहा नहीं है वहां पे। ठीक है, और पहली बार जो मैंने पॉइंट बोला इसको भी लिखना था, और जो पहली बार क्या हुआ है, भारत में ही डेवलप्ड, भारत में ही मैन्युफैक्चर सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये बनाई गई है। तो इस एक्सप्रेस का याद रख लो नाम, वंदे भारत एक्सप्रेस, BANDE, अरे वंदे ये वाला भी होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये जो है भारत में ही बनाई गई, भारत के इंजीनियरों के द्वारा ही बनाई गई है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये। ठीक है, कहीं आंसर राइटिंग में हाई स्पीड लिख दो, सेमी हाई स्पीड है। इस पॉइंट को खत्म करते हैं। अगला बहुत प्यारा डेटा आए हैं ब्लैक मनी के ऊपर, और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए हैं, जिसको हम अपने आंसर में लिखेंगे। एक ऐसा ही आंसर मैंने आपको दिया भी था किस पे, जनधन योजना से रिलेटेड, तो वहां पे भी आपने आंकड़े लिखे थे बहुत अच्छे। अब उनको हटा के ये आंकड़े लिखने हैं हमें कि ब्लैक मनी पे जो कुछ लॉ आए थे, जैसे ब्लैक मनी एंड प्रिवेंशन एक्ट, फ्रूगेटिव इकोनॉमी ऑफेंडर एक्ट आए थे, बेनामी ट्रांजैक्शन आया था, फिर डीमोनेटाइजेशन आया था। तो इन सारी चीजों से कुछ तथ्य हमारे सामने आए हैं कि जो बेनामी असेट थी 6,900 करोड़ के आसपास की, क्या बेनामी असेट कितनी, 6,900 करोड़ के आसपास की ये सीज की गई है भारत में, और विदेश में भी 1,600 करोड़ के आसपास की इन फॉरेन। ठीक है, विदेश में भी ये जो है बेनामी नियम के अंदर क्या करी गई है, इसको अटैच कर लिया गया है। तो ये बहुत अच्छा डाटा आया सामने। और दूसरा आया है 3.38 लाख
जो सेल कंपनी थी उनको उन्हें क्या करा, डिटेक्ट किया और उनको डी रजिस्टर्ड कर दिया है। तो ये डेटा आप याद रखना। और ये डेटा कैसे आए, डीमोनेटाइजेशन, फ्रूगेटिव इकोनॉमी ऑफ फंडर एक्ट, ब्लैक मनी एंड क्या, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, ये 3 एक्ट के तहत जो है ये जो आपके सामने इनकी आउटकमिंग आई है, इनको तुरंत याद कर लो। डिफेंस सेक्टर में 3.18 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, किसमें, डिफेंस के सेक्टर में। और मेरे अकॉर्डिंग ये अमाउंट जो है बहुत ही कम है, क्योंकि भारत को नए नए जो है क्या करने हैं, डिफेंस टाई करने हैं, अलग अलग देशों से कर रही है। नए नए जो हमारे पुरानी चीजें हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम चाइना को जो है अच्छी तरीके से क्या करें, 1 to 1 उसकी आई में देख सके। तो हमें अपने आर्मी में ठीक है, एयरफोर्स में, नेवी में, सब में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत है। और जिसके आगे 3.18 लाख रुपीस कुछ भी नहीं है। तो इस अमाउंट को थोड़ा इन्हें बढ़ाना चाहिए था। यहां तक समझ में आ गया, इसको रब करता हूं मैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है ये सेटअप किया गया है। और ये भी एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अब क्या है, फिशरी के सेक्टर में और ज्यादा जो है अच्छी तरीके से क्या हो सकता है, इसका एडवांसमेंट हो सकता है। तो ये पॉइंट याद रखना, एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी जो है सेटअप किया जाएगा। केसीसी की बात करें हम, किसान क्रेडिट कार्ड की, तो 2% का इंटरेस्ट सबवर्जन या सबवेंशन जो भी बोल दो, ये मिलेगा अगर आप एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में जो है यूज कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड से जो पैसा मिल रहा है। तो इसमें लिखो केसीसी से जो पैसा मिलेगा आपको, ठीक है, उधार के तौर पे जो मिलता है, उसमें क्या है, 2% का इंटरेस्ट सबवर्जन या सबवेंशन जो भी लिख लो वो है, अगर आप क्या कर रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर उस पैसे को खर्च कर रहे हो। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन से रिलेटेड। ये फिर वही है, क्या है, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, जिससे किसान की आय जो दुगनी होने का जो सपना है वो साकार हो जाए। और क्या किया गया है, हाल में हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जब आती हैं तो किसान के ऋण माफ की घोषणा कर देती है। तो उसमें क्या होता है, वो किसान का क्या हुआ, जो बेचारा टाइम पे कर रहा है, क्या वो पागल आदमी था जो टाइम पे कर रहा था? इससे क्या हुआ, जिसने नहीं किया लेट उसका सरकार ने माफ कर दिया, और जिसने टाइम पे कर दिया, ठीक है, वो तो बेचारा बेवकूफ बन गया। तो ऐसी चीज ना आए, तो उस समय मैंने बोला था कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो टाइम पे कर रहे हैं उनको कुछ % की छूट दे दे, ठीक है। और वैसा ही कुछ इस बजट में भी हुआ है कि अगर आप टाइम पे लोन को पे कर रहे हो तो इसमें क्या है, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा टाइम पे रीपे करने वालों को। बहुत अच्छा जो है कदम है, ये प्रमोट करेगा लोगों को कि टाइम पे आप अपना क्या करो, रीपे करो और 3% इंटरेस्ट की और छूट पा लो। अगला जो है हमारा पॉइंट है, यह है ग्रेच्युटी से रिलेटेड। 5 साल से ज्यादा अगर किसी आप कंपनी में काम करते हो तो आप ग्रेच्युटी के हकदार बन जाते हो। अब उसकी जो सीलिंग जो लिमिट थी, अपर लिमिट जो है 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 20 लाख रुपए। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। 10, ये मैंने करंट अफेयर में भी आपको बता रखा है क्या होती है ग्रेच्युटी। तो 10 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 20 लाख रुपए कर दी गई है। और क्या कर दी गई है, ग्रेच्युटी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगले जो है हमारा पॉइंट सीधे आता है ईपीएफओ के केस में। अगर किसी ईपीएफओ में अगर मान लो किसी ने अपना पैसा जमा कर रहा है, अगर वो आदमी लेबर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो 6 लाख रुपए मिलेगा। ईपीएफओ सब्सक्राइबर है अगर कोई, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एट द टाइम ऑफ डेथ कितना मिलेगा, 6 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। ये अमाउंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, जो बहुत अच्छा कदम है। फिर उसके बाद एक डाटा आया है कि भारत में पर डे 27 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे बन रहे जा रहे हैं इस गति से। और ये दुनिया की सबसे तेज तरीके से फास्टेस्ट जो है वे है, तरीका है जो है जिसके अकॉर्डिंग जो है नेशनल हाईवे बनने हैं। तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इस तरीके से हम बढ़े, 27 को भी क्रॉस करें, क्योंकि हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमें $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है अगले कितने 8 साल में, और $5 ट्रिलियन की अगले 5 साल में बनना है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करना पड़ेगा। और आज हम 27 किलोमीटर पर डे जो है रोड बिछा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
फिर अगली बात जो है, लास्ट पॉइंट जो मैं मानता हूँ, जीएसटी से रिलेटेड आया है। जीएसटी एग्जम्पशन की जो स्मॉल बिजनेस वालों को मिलता था, जो 20 लाख रुपए तक के होते थे, अब उसको बढ़ा के जो है एग्जम्पशन कर दिया है 20 लाख से 40 लाख रुपए तक। वो लोग जीएसटी के अंदर नहीं आएंगे। तो इससे सीधे सीधे किसको फायदा होगा? जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको फायदा होगा। अगर वो 40 लाख तक है तो अब उन्हें जीएसटी में इनरोल होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी डेटा हैं, उनको याद मत करना। खाली अपने मजे के लिए बजट रटने से कोई फायदा नहीं होता अगर उसका आप यूज ना कर पाओ। बहुत सारी चीजें थी जो पहली स्कीम के बारे में बताया कि इतना फायदा हो गया, इतना फायदा हो गया, इतना फायदा हो गया। और जब अगले इलेक्शन होंगे, चाहे ये सरकार, मतलब ये जो अभी जो शासन कर रही है, यही लोग दोबारा भी आए तो भी अपना जुलाई में बजट रखेंगे। अगर इनकी पार्टी नहीं आती, किसी दूसरे की पार्टी आती है, तो वो भी जो अपना बजट जुलाई में रखेंगे। फिर इनमें से कौन सी चीज वो कंटिन्यू करते हैं, कौन सी नहीं करते हैं, ये उन्हीं के ऊपर है। तो इससे ज्यादा जो है इस साल के बजट को प्लीज मत देखना। और इस साल का बजट किसने पेश किया है? हमारे किसने, जो एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर है पीयूष जी, उन्होंने जो है इस बजट को पेश किया है। अरुण जेटली जी ने नहीं किया है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।